और परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों में काफी नाराजगी दिखी। यह परीक्षा आज ही होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले दी गई। ऐसे में परीक्षा के स्थगित होने से उन छात्रों की परेशानी बढ़ गई जो काफी दूरी तय कर कल देर रात ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। कल रात को हमें 10 बजे पता चला, उन्होंने 10 घंटे पहले ही कैंसिल कर दिया। परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों के परिवार वालों ने केंद्र सरकार को घेरा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ये बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है बच्चों के लिए, जो कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट की बहुत ही गलती है, बड़ी है। सरकार ने दावा किया कि परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद इस बार सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेर लिया और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। और हमला बोलने वालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। बीजेपी राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अब ये स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे एजुकेशन इमरजेंसी करार दिया। देखिए, जिस तरीके से बार बार एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर को जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, मैं तो कहती हूँ ये एजुकेशन इमरजेंसी लगी है देश में। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर नजर आया। इस बीच नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आई। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। वहीं सुबोध सिंह को एनटीए के डीजी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की कमान सौंप दी गई। वहीं इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और सीबीआई आगे की जांच में जुट गई। साथ ही इस मामले में बनाई गई उच्च स्तरीय जांच कमेटी जल्द ही एनटीए में सुधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इतने दिनों बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी कि गड़बड़ी हुई है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर लीपापोती का आरोप भी लगाया। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम पटना और गोधरा जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना गोधरा केस को सीबीआई की टीम टेक ओवर करेगी। राज्यों में जो भी अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, केस दर्ज हैं, उनको टेक ओवर करेगी सीबीआई की टीम। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई ने जांच के लिए स्पेशल टीम भी गठित कर दी है। अब इस मामले से जुड़ी हुई जितनी भी एफआईआर अलग अलग स्टेट में चल रही हैं, सभी को टेक ओवर करेगी सीबीआई और इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में सियासत गर्म है, वहीं इस बीच एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदीप जोशी की नियुक्ति जिस राज्य में हुई वहां पेपर लीक हुआ, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। देश में ऐसा कोई इतिहास में नहीं जानता किसी व्यक्ति का करियर जो 2 राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन रहा हो, जो यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन रहा हो और ऐसी नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन बना हो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र पर हमलावर नजर आईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। बीजेपी राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी सरकार नीट पेपर लीक मामले में जहां सरकार एक्शन मोड में दिखाई दी, वहीं इस मामले को लेकर कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। बिहार की राजधानी पटना से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। पूर्णिया में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के कुछ कार्यकर्ता भैंस के साथ सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द नहीं करने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोग मांग करते हैं कि नीट परीक्षा को रद्द करिए। अगर रद्द नहीं करेंगे तो बहुत जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। वहीं गुजरात के राजकोट में नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। और यूजीसी नेट परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच भी सीबीआई ने तेज कर दी है। इस गड़बड़ी का उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है और सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर से एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया है। निखिल नाम के इस युवक को सीबीआई ने दिल्ली तलब किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि निखिल ने ही यूजीसी नेट पेपर के कुछ अंश सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बुलडोजर एक्शन और तेज होगा। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, जिसकी तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने कर ली है। खबर है कि अबरार नगर में 500 अवैध घर तोड़े जाएंगे। वहीं 2 मस्जिद और एक अवैध मदरसे को भी गिराया जाएगा। जब से अबरार नगर में रहने वाले लोगों को योगी सरकार के इस एक्शन की जानकारी मिली है, लोग डरे सहमे हैं। ये बात कही जा रही है कि इसको इस पूरे इलाके में 500 ऐसे घर हैं जिसको तोड़ दिया जाएगा, क्या कहेंगे? हम क्या बताएं भैया, कैसे तोड़ देंगे? जो है जब हमने जमीन खरीदी तो वो जिसने खरीदी उसको इसको पकड़ना चाहिए। हम लोग की क्या गलती है? अगर गलती थी तो जब हम लोग खरीदने जा रहे थे, रजिस्ट्री कराने जा रहे थे तो उन लोग को रोक लगान देना चाहिए था। अबरार नगर के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सालों से जिस घर में रह रहे हैं उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि किसी भी दिन यहाँ बुलडोजर गरजने लगेगा, क्योंकि जमीन की नाप और सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो? आप लोग नोटिस मिलता है तो आप लोग कोर्ट जाएंगे? हाँ जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। हाँ जाएंगे। अच्छा, छीनने के लिए कुछ तो करना है, क्योंकि हमें वो कॉलोनी नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए भैया। वहीं यूपी में अवैध कब्जा करने वालों की मुसीबत अभी और बढ़ने जा रही है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और नया कानून आने के बाद अवैध कब्जेदारों को बार बार नोटिस नहीं दिया जाएगा। जी हां, कब्जा हटाने के लिए कब्जेदारों को सिर्फ 3 बार ही प्रशासन नोटिस देगा। अगर 3 नोटिस मिलने के बाद भी तय समय पर कब्जेदार ने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन सख्ती से अवैध निर्माण को तोड़ देगा। और नए कानून के मुताबिक तो बुलडोजर एक्शन का खर्चा भी सरकार खुद नहीं उठाएगी और कब्जेदार से ही बुलडोजर के डीजल का पैसा और अवैध कब्जे को खाली करने में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वसूल करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृह अधिनियम 1972 में संशोधन किया जा रहा है। नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी सरकार ने शुरू कर दी हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस समुदाय के लोगों ने सारा लाभ मोदी सरकार से लिया, लेकिन वोट कांग्रेस को दिए। एक सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया और कहा कि इन लोगों को घर, शौचालय, पानी और नौकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन इन लोगों ने विकास कार्यों पर विचार किए बिना ही इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट किया। 10 तारिखे बैंकर एकाउंटत जिजन व्यक्तिर घरत 1250 टका जमा হয় সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ कांग्रेस दलक वोट दिसे, नरेंद्र मोदी वोट दिया नहीं। इससे पहले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, NDRF के DG पीयूष आनंद और IMD के अफसरों समेत कई दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें मॉनसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। दरअसल हर साल मॉनसून में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे कई राज्यों में हालात बिगड़ जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी मॉनसून के दौरान भूस्खलन और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि इस दौरान गृह मंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि बाढ़ जैसे हालात बनने पर उससे निपटा जा सके।
आमतौर पर नौकरी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन यूपी के उन्नाव जिले में एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन हो गया। पहले कृपाशंकर कनौजिया उन्नाव के डिप्टी एसपी थे, लेकिन अब वो डिप्टी एसपी से सीधे कांस्टेबल बन गए हैं। और उन्नाव के डिप्टी एसपी रहे कृपाशंकर कनौजिया का यह डिमोशन उनकी हरकतों की वजह से किया गया। दरअसल कृपाशंकर कनौजिया ने 6 जुलाई 2021 को घर जाने के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी मंजूर होने के बाद वो घर नहीं गए। उन्होंने अपना प्राइवेट और सरकारी दोनों नंबर स्विच ऑफ कर लिए, जिससे उनकी पत्नी ने परेशान होकर एसपी उन्नाव से मदद मांगी। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए एसपी उन्नाव ने जब उनका फोन सर्विलांस पर लगाया तो डिप्टी एसपी यानी सीओ कृपाशंकर कनौजिया का मोबाइल नेटवर्क कानपुर के एक होटल में मिला। और जब उन्नाव पुलिस कानपुर के उस होटल में पहुंची तो सीओ कृपाशंकर कनौजिया एक महिला सिपाही के साथ होटल में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। मामला सामने आने के बाद विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर अब सख्त एक्शन हुआ है। कृपाशंकर कनौजिया पहले सीओ बीघापुर थे, लेकिन अब उन्हें पीएसी गोरखपुर में आरक्षी पद पर तैनात किया गया है। कृपाशंकर कनौजिया को विभाग की छवि खराब करने की ऐसी सजा मिली है, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिर से आतंकी मूवमेंट बढ़ गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से 2 आतंकियों ने उरी सेक्टर से भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को रोक दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन चिंता इस बात की है कि 2 आतंकी थे जो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। उनमें से एक आतंकी का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग सका है, जिसकी सेना और सुरक्षा बल के जवान अब तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल के जवान अब ये कंफर्म करने में जुटे हैं कि दूसरा आतंकी वापस लौट गया है या फिर उरी के जंगलों में ही कहीं छिपा बैठा है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि 2 आतंकवादियों को जो है गोलियां लगी थी। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पुष्टि की कि एक आतंकी को वहां पे मार गिरा दिया गया है, जिसका शव अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों और सेना का चल रहा है। फिलहाल आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल के जवान उरी के जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और अगर कहीं आतंकी की मूवमेंट मिली तो जवान उसका भी वही हश्र करेंगे जो उसके साथी का किया है। जम्मू कश्मीर के अलावा अब बंगाल में भी आतंकी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। आतंकी पश्चिम बंगाल को नया आतंकी ठिकाना बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और पश्चिम बंगाल में आतंकियों के एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ जिसके तार पड़ोसी देश से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश है। बंगाल एसटीएफ ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए शहादत नाम के आतंकी संगठन के एक सदस्य को बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहादत नाम के इस आतंकी संगठन के तार पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हैं। ये बर्धमान का रहने वाला है, काक्षा का रहने वाला है। महज 21 साल उम्र है इनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला। पर ये जो नया जो टेरर आउटफिट सामने आया है शहादात, उसका आमिर जो पोस्ट है उस पोस्ट पर था। और अमीर पोस्ट उस शख्स को दी जाती है जो संगठन का सरगना यानी कि प्रमुख होता है। इससे साफ है कि मोहम्मद हबीबुल्लाह बंगाल में पांव पसार रहे आतंकी संगठन शहादत का प्रमुख था। हबीबुल्लाह के ऊपर ही भारत में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बंगाल एसटीएफ ने मोहम्मद हबीबुल्लाह को गिरफ्तार करके आतंकियों को बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता मोनू कल्याणे कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी बताए जाते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या पुरानी रंजिश में की गई। सुबह सुबह इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर बदमाशों ने मोनू को गोली मार दी और फरार हो गए। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चौराहे पर इकट्ठा हो गए। हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मोनू कल्याणे कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश आसपास के ही रहने वाले थे। मोनू हर साल भगवा यात्रा निकालते थे। आज भी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, जिसके लिए वो पोस्टर बैनर लगवा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोनू कल्याणे बीजेपी के लिए काफी सक्रिय थे। वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के खास समर्थकों में से एक थे। मोनू भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी थे। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और राज्य में 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती करने का आदेश दिया। होमगार्ड्स की भर्ती की यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी और दोनों ही चरणों में 21,000 पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैयार करने का भी निर्देश दिया और इसके लिए नियमावली बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा होमगार्ड के जवानों की साप्ताहिक ड्रिल कराने का भी आदेश दिया गया है। और राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने 6 बार की वनडे वर्ल्ड कप और 1 बार की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको हैरान कर दिया। सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान की ये पहली जीत है। अफगानिस्तान की इस जीत के साथ ही उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाला मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉकआउट जैसा हो गया है। मिचेल मार्श की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गया तो उसे अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच पर निर्भर रहना पड़ेगा और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की हार की दुआ करनी पड़ेगी। और दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्याकांड मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अन्नू का सुराग मिल गया है। लेडी डॉन अन्नू आखिरी बार जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर देखी गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। बताया जा रहा है कि लेडी डॉन अन्नू 20 जून की सुबह करीब 10:06 पर कटरा रेलवे स्टेशन से निकली और मुंबई जाने वाली ट्रेन बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार हुई। अन्नू जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ी और ट्रेन का सबसे आखिरी वाला जनरल कोच पकड़ा। कटरा रेलवे स्टेशन का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें भी अन्नू ट्रॉली बैग के साथ तेज कदमों से रेलवे स्टेशन पर जाती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन अन्नू गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी है। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के कहने पर ही अन्नू ने अमन को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था, जिसके बाद 18 जून की शाम को राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्तरां में शूटरों ने करीब 38 गोलियां मारकर अमन की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस लेडी डॉन अन्नू की तलाश में जुटी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और पिछले 1 साल में महंगाई 65% तक बढ़ गई है। सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल के बढ़े हुए दाम आम आदमी की कमर तोड़े हुए हैं। महंगी हुई चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और इसलिए रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की नींद छीन ली है। चावल 80 से 100 रुपए प्रति किलो है। आटे का रेट 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अरहर के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अरहर दाल 161 रुपए प्रति किलो मिल रही है। महंगाई का ये मेन्यू कार्ड सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स तक ही सीमित नहीं है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां भी अब आम आदमी को रुला रही हैं। सब्जियों के मेन्यू कार्ड पर नजर डालें। फूल गोभी 80 रुपए किलो, परवल 60 रुपए किलो, लौकी 60 रुपए, हरा धनिया 150 रुपए, नींबू 120 रुपए, टमाटर 40 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, अदरक 200 रुपए और लहसुन के भाव 250 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं वो 40 रुपए किलो है। टमाटर जो है वो कहीं ना कहीं 50 रुपए किलो के आसपास इस वक्त बिक रहा है। और आपको बता दें इस गर्मियों में जो सबसे जरूरी चीज होती है नींबू हम आपको बता दें इस वक्त 140 रुपए किलो बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब गर्मी में अगर लोग को अपने आप को हाइड्रेट रखना है तो सादे पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। न तो दूध के दाम कम हो रहे हैं और ना ही दालों के दाम में कोई कमी होने की उम्मीद है। जिनके घरों में बच्चे हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि दूध के दाम तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पहले मदर डेयरी फुल क्रीम दूध का दाम 66 रुपए प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 68 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मदर डेयरी टोंड दूध जो पहले 54 रुपए लीटर मिलता था, वो अब 56 रुपए लीटर मिल रहा है। दूध और दही के दाम ये सब बढ़ते हैं, सब लगातार जब बढ़ता है, आप क्योंकि ग्राहक ही हैं, तो इससे परेशानी आप लोगों की बढ़ती है क्या? देखिए 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको जरूर फर्क पड़ता है। इसी तरह चीनी और चाय पत्ती के दामों में भी आग लगी है। चीनी जहां 42 से 44 रुपए प्रति किलो मिल रही है, वहीं 1 किलो चाय पत्ती के पैकेट का रेट 280 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। महंगाई तो कम नहीं हो रही, लेकिन महंगाई को लेकर अब उपभोक्ता मंत्रालय की एक रिपोर्ट जरूर सामने आई है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गरीब और आम आदमी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में महंगाई को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो आम आदमी को परेशान करने वाले हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में चावल 12.5% महंगा हुआ है। मूंग दाल की कीमत में 10% का इजाफा हुआ। 1 साल में अरहर दाल 25% तक महंगी हुई है।
वहीं आलू की कीमतें 50% तक बढ़ी हैं। प्याज और टमाटर भी 50% तक महंगे हो चुके हैं। सब्जियों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ के चुके हैं, हमारी गुंजाइश नहीं है। क्या कई बार चटनी बना के खा लेते हैं। कहीं न कहीं बढ़ी हुई महंगाई नौनिहाल बच्चों के मुंह से दूध छीन रही है। वहीं आम आदमी की थाली से भी हरी सब्जियां और दालें गायब हो रही हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आम आदमी तो अब नमक रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहा है। और बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में एक हफ्ते के भीतर तीसरा पुल ध्वस्त हुआ है। अररिया और सीवान के बाद मोतिहारी में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। एक और पुल गिरने की घटना मोतिहारी जिले के घोड़ा सहन इलाके में हुई, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुल की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। ये पुल अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई करीब 40 फीट थी। पुल टूटने से नाराज लोगों ने पुल के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें सब 10 एकड़ माल डल रहा है, 10 एकड़ सब माल डल रहा है। एक भी काम सही नहीं हो रहा है। ये पाइप है, पाइप ही एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। जो पाइप इसमें खड़ा किया हुआ है एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। वहीं निर्माणाधीन पुल के गिरने की वजह से पुल के दोनों तरफ सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और छोटे वाहन सवार स्थानीय लोगों की मदद से टूटे पुल के बीच सड़क पार करते नजर आए। बिहार में पिछले एक हफ्ते में पुल गिरने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले कल यानी 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बना पुल अचानक भरभराकर गिर गया था। वहीं 18 जून को अररिया में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के गिरने की तस्वीरें सामने आई थीं। वैसे बिहार के लोगों के लिए पुल गिरने की खबरें सुनना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त तो लंबी है। बिहार में पिछले 2 साल में पुल टूटने की 8 घटनाएं हो चुकी हैं। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में कमला बलान नदी पर बना पुल धराशायी हो गया था। 19 फरवरी 2023 को पटना में बेहटा और सरमेरा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल गिर गया था। इसी तरह 19 मार्च 2023 को सारण में अंग्रेजों के जमाने का बना एक पुल ढह गया था। 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर करोड़ों की लागत से बन रहा एक पुल गिर गया था। 22 मार्च 2024 को सुपौल में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। 18 जून 2024 को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जमींदोज हो गया। 22 जून 2024 यानी कल सिवान में गंडक नहर पर बना हुआ पुल टूट गया था और 23 जून 2024 यानी कि आज मोतिहारी में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल भरभराकर गिर गया। इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक का तीसरा परीक्षण भी सफलतापूर्वक कर लिया गया और इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया। तीसरे परीक्षण में प्रक्षेपण यान को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थीं। इसके बावजूद प्रक्षेपण यान पुष्पक ने पूरी सटीकता के साथ रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक इस बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रक्षेपण यान का परीक्षण किया गया, जो सभी मानकों पर खरा उतरा। परीक्षण के दौरान वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण यान पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। लैंडिंग के दौरान यान की स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक कमर्शियल विमान की लैंडिंग के वक्त स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे और एक लड़ाकू विमान की गति करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लैंडिंग के वक्त पहले ब्रेक पैराशूट की मदद से प्रक्षेपण यान की गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर विमान को रोका गया। प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजने और उसे वापस सुरक्षित धरती पर उतारकर फिर से अंतरिक्ष में भेजने के लिहाज से ये तकनीक बेहद अहम है। कहते हैं कि चीनी माल की कोई गारंटी नहीं होती। ये बात एक बार फिर सही साबित होती दिखी। इस बार चीन ने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन चीन के इस रॉकेट से लोगों की जान ही आफत में आ गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में रॉकेट का मलबा लोगों के घरों के ऊपर गिरता दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। दरअसल चीन ने शनिवार को शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। रॉकेट ने सफल उड़ान तो भरी, हालांकि उड़ान भरने के तुरंत बाद रॉकेट का बूस्टर अलग हो गया और रिहायशी इलाकों में अलग अलग जगह जाकर जमीन से टकराया, जिससे कई जगह जोरदार धमाके हुए और लोगों में भगदड़ मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 26 मंजिला गगनचुंबी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इमारत में इतनी भयानक आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि जिसने भी देखा हर कोई सहम उठा। जानकारी के मुताबिक आगजनी की घटना शनिवार दोपहर की है, जहां रिक्सुस खान शातिर रेजिडेंस नामक इमारत में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी की मौत या कोई जख्मी नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इमारत की क्लैडिंग में आग लग गई, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन था। बैठक में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण अगले महीने जुलाई के आखिर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जुलाई 2025 तक राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और जो लक्ष्य है कि जुलाई 2025 तक परिसर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, अन्य जो भवन है उनका निर्माण, यह सभी पूर्ण हो जाएगा। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 1,75,00,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं और अगले 2 महीने में यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में अब कुछ ही समय बचा है। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, इसलिए हरिद्वार प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पवित्र कांवड़ यात्रा करते हैं, इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक बैठक की और कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मेला क्षेत्र के कई स्थानों का जायजा लिया। उसके बाद नियंत्रण भवन में डीएम, एसपी और एसएसपी ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में व्यापारियों को तमाम सुझाव दिए गए और उनकी समस्याएं भी सुनी गईं। व्यापारियों ने जिला प्रशासन को मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण, पेयजल और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से अवगत कराया। साथ में हमारा जो ट्रैफिक है उसको किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, वन वे सिस्टम को चलाने के लिए, पार्किंग जो हमारे हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। कुछ दिनों बाद सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब नजर आएगा और देश भर के अलग अलग शहरों से कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए पैदल हरिद्वार पहुंचेंगे। दिल्ली में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई इलाकों में पानी के लिए सड़कों पर लोगों की मारामारी दिखाई दे रही है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के चिल्ला विलेज इलाके से सामने आई, जहां पानी का टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी और वे लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। पानी के लिए मारामारी की ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गीता कॉलोनी से भी सामने आई, जहां पानी का टैंकर पहुंचते ही लोग पानी लेने के लिए टूट पड़े और जिन्होंने पानी के टैंकर तक पहुंचने में देरी की, उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में भी साफ पानी नहीं आ रहा है। पानी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। फिलहाल अब 2 टैंकर आ रहा है, उसमें भी साफ सुथरा पानी बिल्कुल आ नहीं रहा है। इसीलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आकर देखें कि पानी सही है या नहीं है। पानी के लिए परेशान दिल्ली की जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है। देवली इलाके में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और हरियाणा से कम पानी छोड़े जाने के मामले में राज्यपाल से दखल देने की मांग की। तो जहां एक तरफ पानी की किल्लत से दिल्ली के लोग परेशान हैं, वहीं राजधानी में पानी के संकट पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जल संकट को लेकर दिल्ली बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी राजधानी में पानी के संकट को लेकर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी
100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जल मंत्री आतिशी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और राजधानी में पानी संकट के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताते हुए आम आदमी पार्टी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से हो रही हल्की बूंदाबांदी के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस अभी भी बनी हुई है। ऐसे में अब दिल्ली वासियों को तो सिर्फ मॉनसून का इंतजार है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 40 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के नीचे आया है। दिल्ली में 13 मई से ही अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। 13 मई को राजधानी दिल्ली का तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश से तापमान में कुछ गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में 29 जून तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है और 30 जून तक दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव ने यातायात प्रभावित कर दिया है। राजधानी ईटानगर में हालात बेहद खराब हैं। पूरे शहर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ में कई जगह सड़कें बह गईं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं ईटानगर में बादल फटने से अचानक आए पानी से हालात और बदतर हो गए। शहर के कई इलाके डूब गए। लोगों के घरों में पानी भर गया। बादल फटने के बाद प्रशासन ने लोगों को नदियों और भूस्खलन वाले इलाकों में जाने से मना किया है। साथ ही खतरे वाले इलाकों में ना जाने की सख्त हिदायत दी है। इधर प्रशासन राहत बचाव के काम को लेकर सक्रिय है। बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। ईटानगर में 8 राहत शिविर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही दूसरे इलाकों में भी बाढ़ को देखते हुए राहत और बचाव का काम जारी है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी चीन इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत का भी हाल बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं। सड़कों पर सैलाब का मंजर और पूरा इलाका पानी में डूबा। ये कोई और इलाका नहीं बल्कि चीन का झेजियांग प्रांत ही है। लगातार बारिश से हालात ऐसे बिगड़े कि शहर में बाढ़ आ गई। सड़कें नदी में तब्दील हो गई। लोगों के घर पानी में डूब गए। दूसरी ओर चीन के शिन्हुआ काउंटी में भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 घर भी ढह गए। इस हादसे के बाद 8 लोग लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल दक्षिणी चीन में 9 जून से लगातार भारी बारिश हो रही है। चीन के मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। नदियों के जलस्तर ने दक्षिणी चीन के कई इलाकों को पानी में डुबो दिया है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग और तेज होती जा रही है। इसी जंग का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक महिला रोज की तरह सड़क के किनारे फुटपाथ से जा रही है। तभी महिला से कुछ ही दूरी पर आसमान से एक रॉकेट गिरा, जिसमें महिला बाल बाल बच गई। इस रॉकेट हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। लोगों के घर दहल उठे, खिड़कियां टूट गईं। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हमले में बाल बाल बची महिला दहशत में थी। वो वहां से तुरंत भाग निकली। ये हमला यूक्रेन के खार्किव शहर के बीचों बीच हुआ। रूस के साथ 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए जून का महीना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अभी 23 दिन ही बीते हैं और रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया है। रूस की तरफ से हुए हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में 3 लोगों की मौत हुई तो वहीं 29 लोग घायल हैं।